बच्चों, मैं शिवम सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं शिवम सर क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडॉक्स प्रक्रिया से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। अभी आप लोगों ने समीकरण संतुलित करने किए होंगे, तो वो विधि जो यूज करते हैं आप लोग, वो उसको हम बोलते हैं तुलका विधि। कौन सी विधि बोलते हैं बच्चों? तुलका विधि। जैसे एक समीकरण को आप संतुलित करके दिखाते हैं। जैसे एक हमने क्रिया की फेरिक क्लोराइड प्लस स्टेनस क्लोराइड, इनको हमने जब मिलाया तो यहाँ पे जैसे हमने रेडॉक्स क्रिया का उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे मिल जाएगा फेरस क्लोराइड और प्लस यहाँ पे मिल जाएगा एस्टेनिक क्लोराइड। ठीक है। अब इस सब क्रिया को हम संतुलित कैसे करते थे? इनके अणु और परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जैसे Fe के इसमें कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितना भी है? एक है। इसके बाद Sn देखेंगे, Sn एक, Sn है। अब Cl का नंबर देखेंगे, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2, 5 है। यहाँ पे देखो 4, 2, 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 लगा देंगे और इसमें 2 लगा देंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 4 8, 3 6 2 8, Fe के 2, Fe के 2 हो गई संख्या। तो हम किस प्रकार करते हैं? तुलका विधि, तुलना करके, मतलब नाप तोल के। ठीक है, उसे हम बोलते हैं तुलका विधि। लेकिन आज मैं बताऊंगा आप लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो जो बच्चे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत ही कमजोर है, वीक है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। ठीक है। इससे आप लोग, मैं आशा करूंगा कि आप लोग, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप लोग इस विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर आता ही आता है। ठीक है। तो देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था, क्या समझाया था आप लोगों को, कि आणविक रूप से आयनिक रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है। तो जो बच्चे मतलब नए जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप डिस्कशन में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसे देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आणविक से आयनिक क्रिया में जब बदला जाता है, आयनिक रूप में बदला जाता है, तो पहले क्या होता है, उनकी हमें बैलेंसी पता होनी चाहिए तत्वों की। या बैलेंसी पता नहीं है तो ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, तो बहुत जरूरी है। तो मैंने एक वीडियो स्पेशली आप लोगों को बनाया है कि ऑक्सीजन संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसको भी देख लीजिए आप। इसके बाद इस पर आते हैं हम। अब इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है और उससे समीकरण का कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें 4 पदों द्वारा हल किया जाता है। इसमें कितने पद होते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन विधि में 4 पद होते हैं। तो प्रथम पद में क्या होता है, जैसे मैंने एक समीकरण लिया है रेडॉक्स प्रक्रिया, अभी ये संतुलित नहीं है। ठीक है। ये समीकरण मैंने लिया है, ठीक है। अब इस समीकरण में क्या है, ये मतलब क्या है, जो अभिक्रिया दिया गया है, मतलब ये अभिक्रिया जो है हमारी है, इस अभिक्रिया को अभी हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। ठीक है। अब इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, इसमें सबसे पहले होते हैं 4 पद। 4 पद में कैसे? तो सबसे प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद में क्या होता है कि आणविक रूप, अगर जो अभिक्रिया दी जाती है, समीकरण दी जाता है, उसमें अगर आणविक रूप में दिया गया है, तो उससे सबसे पहले हम किसमें बदलते हैं? आयनिक रूप में बदलते हैं। तो इसे हम आयनिक रूप में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे? Fe, इसकी वैलेंसी कितनी है? +3। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बता चुका हूँ कैसे बदला जाता है। अब Cl में देखो कितने हैं? 3 है। 3Cl, इसकी वैलेंसी कितनी है? -1 है। Sn की कितनी है संयुक्ता? +2 है। Cl के नीचे कितने लगे हुए हैं? 2, तो 2 आगे आ जाएंगे, 2Cl -1 लिखेंगे इसे हम। इसके बाद इसको कैसे बदलेंगे? Fe, इसकी वैलेंसी कितनी है? +2। फिर इसमें Cl कितनी है? 2Cl -1 प्लस Sn, इसकी कितनी है? 4 और Cl 4Cl -1। ये हमने बदल दिया। प्रथम पद में क्या किया कि आणविक रूप से आयनिक रूप में चेंज किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा पद, तो दूसरे पद में क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है और किस तत्व का अपचयन हुआ है। क्योंकि जब हम आयनिक रूप में बदल देते हैं तो हमारे पास बैलेंसी साफ साफ दिखने लगती है। तो जब बैलेंसी हमें संयुक्ता दिखने जाएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी किस तत्व का ऑक्सीकरण और किस तत्व का अपचयन हुआ है। क्योंकि सबसे पहले मैंने रेडॉक्स प्रक्रिया का जब बेसिक पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि किसी भी तत्व की ऑक्सीजन संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और किसी तत्व की अपचयन अपक्रिया कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसमें देखो कैसे, Fe देखो हमने बताया था कि जब संयोजकता की वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें देखो Fe +3 है, इसमें देखो Fe कितनी है? +2। तो इसमें लिख देंगे हम है Fe +3 से Fe +2। तो संयोजकता की कमी हो रही है इसमें, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अपचयन। क्या बोलेंगे बच्चों? अपचयन अपक्रिया। ठीक है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में देखो Sn +2 है, यहाँ पे Sn +4 है, तो Sn +2 से Sn +4। तो ये जब संयुक्ता की वृद्धि हो रही तो इसे क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीकरण।
बस इतना पता समझ में आया आप लोगों को। प्रथम पद में क्या किया, आणविक रूप से आयनिक रूप में चेंज किया, और फिर दूसरे पद में क्या किया, आयनिक रूप में जब चेंज करने के बाद हमें ज्ञात करना है कि कौन से अपचयन हुआ है किन तत्वों को, और किन तत्वों का हमें ऑक्सीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा पद जो होता है, तीसरे पद में हमें क्या करना है, तीसरे पद में हमें इसी दूसरे पद में से कुछ चेंजमेंट करने पड़ते हैं। क्या कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ऑक्सीकरण में संयोजकता की बैलेंसी की मतलब वृद्धि हो रही है तो कितनी हो रही है, वो अपचयन में जब कमी हो रही है तो कितनी हो रही है। जैसे इसमें 3 बैलेंसी थी, इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी कमी हुई, 1 की, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 की कमी। बात समझ में आई बच्चों। इसके बाद इसमें SN+2 से +4 हो, कितनी बैलेंसी बढ़ेगी, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 की वृद्धि। बात समझ में आई। अब इसमें क्या करना पड़ता है, तीसरे पद में हो रहा है ये सारा, इसमें हम तीसरे पद में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, जब आयनों को मिलाते हैं दोनों को, तो इसमें क्या करेंगे, 2 की वृद्धि इसमें हुई तो उस ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की कमी इसमें है तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया बच्चों। अब जो चौथा पद होता है, चौथा पद, तो चौथा पद में क्या होता है कि जो आयनिक रूप में हमने बदला था उसको हमने जब गुणा किया मल्टीप्लाई ऑक्सीजन अपचयन करने के बाद, अब इसमें क्या है कि हमें इसको दोबारा से आणविक रूप में चेंज करना है। कैसे, इस सबसे पहले ऊपर वाले में देखें 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई जो Fe के साथ होगा तो FeCl3 पूरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो उसमें लिखेंगे 2FeCl3 और प्लस SN में देखो 1 का मल्टीप्लाई तो एक पूरा वाला योग ऐसे लिख दो, SnCl2। इसके बाद FeCl2 है तो कितने का मल्टीप्लाई, 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2FeCl2 प्लस SN में कितने का, 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे SnCl4। बस, तो देखो संतुष्ट हो गई। देखो फिर से देख लो आप लोग, Fe के 2 Cl के 3 दूनी 6 और 6 2 8 2 दूनी 4 4 8 SN का 1 SN का 1। संतुष्ट हो गए बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों को करनी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित। 4 पदों में क्रिया होती है। प्रथम पद में आणविक रूप से आयनिक रूप में बदला जाता है। दूसरे पद में ये ज्ञात किया जाता है किन तत्वों का ऑक्सीकरण किन तत्वों का अपचयन हुआ है। तीसरे पद में क्या किया जाता है, ये ज्ञात किया जाता है कि कितनी कमी हुई कितने की वृद्धि, तो ऊपर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है अपोजिट में। इसके बाद चौथा पद क्या होता है कि उसको दोबारा से हमें किस में बदलना पड़ता है, आणविक रूप में। ये बहुत ही सरल तरीका है आपको सीखने का समझने का। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेके आता हूँ और आप लोग उससे अच्छे से तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट। तो ये अब क्रिया है हमारी। अब इस सबकी नेक्स्ट उदाहरण है उसी का, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने का। अब इस नेक्स्ट उदाहरण में आप लोगों को इस सब क्रिया में हमने ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि इसे हमें संतुलित करना है। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करते हैं क्या कि सबसे पहले ये संतुलित है या पहले से नहीं है। ठीक है, तो देखो Fe का 1 Fe का 1, Cl के 3 Cl के 2 2 4 है, H के 2 H के 2 H का 1, बस Cl के संतुलित नहीं है अभी। ठीक है बच्चों, तो हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने क्या बताया था आप लोगों को, 4 पद होते हैं। सबसे पहले अभी कौन से पद में, अब क्रिया कौन से रूप में है, आणविक रूप में है। हमें किस में चेंज करना है, आयनिक रूप में। तो उसमें लिखेंगे हम प्रथम पद। तो प्रथम पद में क्या करेंगे, आयनिक रूप में, तो Fe की बैलेंसी कितनी है, +3 है, +3 Cl-1 प्लस H के नीचे कितने लगे, 2H +1, और S की कितनी संयोजकता है, -2, और Fe की कितनी है, +2, प्लस Cl कितनी है, 2Cl-1, 2H +1 और 2Cl-1 और S0। हमने बताया था कोई भी जब गैर तत्व होता है मुक्त अवस्था में होता है तो उसकी बैलेंसी 0 होती है, तो S की कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा पद ज्ञात करना है हमें। तो दूसरे पद में हमने क्या बताया था, हमें ज्ञात करना है ऑक्सीकरण और अपचयन किन अभिक्रियाओं का किन तत्वों का हुआ है। इसमें देखो Fe साफ साफ दिख रहा है, Fe +3 से +2 हो गया। ठीक है, तो Fe +3 से +2 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम Fe +3 से Fe +2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ अपचयन, संयोजकता की कमी हुई तो इसे बोलेंगे अपचयन। अब दूसरा चीज देखो, इसमें Sn -2 से 0 हो गई, तो माइनस से जब 0 की प्लस की वो बढ़ रही तो संयोजकता वृद्धि हो गई, तो यहाँ लिखेंगे S -2 से S0। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, अब जब हमने क्या बताया था, तीसरा पद, अब जो तीसरा पद होगा इसी में ऐड हो जाएगा, वो इसी में जुड़ जाएगा। कैसे, हमने बताया था ये देखना पड़ेगा कितनी वृद्धि कितनी कमी। देखो 3 से 2 कितनी हो गई, 1 की कमी, तो यहाँ लिखेंगे 1 की कमी, और -2 से 0 कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि, कितनी, 2 की। अब इसमें कर देंगे 2 की वृद्धि नीचे हुई तो ऊपर वाले में 2 का गुणा, 1 की कमी ऊपर हुई तो 1 का गुणा नीचे। चौथा पद लिखेंगे, तो चौथा पद में क्या करेंगे, हम दोबारा से इसे किस में बदलेंगे, दोबारा से किस में बदलेंगे, इसमें आणविक रूप में बदलेंगे। तो देखो FeCl3 है, FeCl3 में कितने का गुणा हुआ, 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2FeCl3
प्लस एस में कितने का, 1 का, तो यहाँ पे लिख देंगे H2S। फिर FeCl में Fe में कितने का, 2 का गुणा, तो ऊपर Fe2FeCl2 प्लस 2HCl और S में 1 का गुणा, तो S का S हो गया। बस हो गई संतुलित। इसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि कौन सी मतलब संतुलित हुई कि नहीं हुई। तो Fe के 2 Cl के 6, 2 3 4 2 6, H के 2 S का 1 S का, हो गया संतुलित। ये थी हमारी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। हम नेक्स्ट उदाहरण पे आते हैं, वो थोड़ा अच्छा उदाहरण है, आप लोगों को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक बच्चों। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, इसमें क्रोमेट -2 प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस 1 प्लस Cr प्लस 3 Fe प्लस 3 H2 ये अभिक्रिया दी गई है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आणविक रूप नहीं दिया जाएगा, आणविक रूप नहीं दिया जाएगा, और उसमें क्या दिया जाएगा, आपको केवल आयनिक रूप दिया जाएगा, ठीक है। और आयनिक रूप ही से आप लोगों को पूछ दिया जाएगा, इसे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसी को जो आयन अगर आयनिक रूप में दिया गया तो उसी को प्रथम पद मान लेते हैं। तो इसको हमने प्रथम पद मान लिया, ठीक है। अब इसमें दूसरा पद क्या होगा, हमारा दूसरा पद हमें ये याद करना है कि कौन सी का ऑक्सीजन और कुछ तत्व का ऑप्शन हुआ है। तो Cr में देखो हमें ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, Cr की कितनी होगी, 7 दूनी 14। अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, x गुणा 2 प्लस O की -2 गुणा 7, ऊपर कितनी है, इसका आवेश कितना है, -2, तो हो जाएगा 2x, 14 उस साइड जाएंगे तो 14 में से 2 12, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। तो यहाँ पे कितनी Cr की +6 हो गई, समझ में आ गई। अब 6, अगर आप लोगों को अगर निकालनी नहीं आती ऑक्सीजन संख्या तो हमें पिछली वीडियो में जाके आप लोग ऑक्सीजन संख्या सीख सकते हैं, ठीक है। +6 और यहाँ पे +3, तो क्या हुआ, घट गया। Cr2O7 में इसकी +6 थी, इसकी कितनी हो गई, Cr +3 हो गई, तो इसे हम बोलेंगे अपचयन, ठीक है। इसके बाद Fe +2 से +3 हो गई, तो इसे बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अब देखो तीसरा पद जब स्टार्ट करेंगे तो तीसरे पद में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तीसरे पद में ये ज्ञात करना है कितने की वृद्धि कितनी की कमी। तो यहाँ पे देखो Cr में कितने की कमी हुई, सॉरी 3 की कमी हुई, तो यहाँ लिखेंगे 3 की कमी। इसके बाद इसमें कितनी की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि, ठीक है। तो ऊपर वाले में कितने का, 1 का गुणा होगा, नीचे वाले में कितने का, 3 का गुणा होगा, बस हो गया। अब इसमें चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद। तो चौथा पद देखो हमें क्या करना है, Cr2O7 में कितने का, 1 का गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे Cr2O7 -2 प्लस Fe में कितने का, 3 का, 3Fe प्लस 2 प्लस H प्लस, फिर इसमें लिखेंगे Cr प्लस 3 प्लस 3Fe प्लस 3 प्लस H2, हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि ये हमारी संतुलित हुई कि नहीं हुई। देखो Cr2 Cr1 ही अभी, ठीक है। और अब एक चीज़ याद रखना कि ये संतुलित क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें H2O, हमने बताया था कि जो यौगिक जल के साथ आयनिक नहीं होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते, आयन में नहीं टूट पाएंगे तो संतुलित नहीं हो पाएगा, तो उनको हम अलग से करते हैं, ठीक है। अब जल तो ऐसा ही होता है, जो टूटता मतलब नहीं आयन जल के साथ आयनिक नहीं होता है जल्दी से, तो इसमें क्या करेंगे, जब जल है ये उपस्थिति, इसे हम H2O की वजह से दोबारा संतुलित करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि Cr2 है, 2 लगा देंगे यहाँ पे, H की कितनी है संयोजकता, ओके देखो ओके 7 है, यहाँ पे 7 लगा दो, H के कितने हो गए, 14 हो गए, तो यहाँ पे 14 लगा दो, Cr2 है तो 2 लगा दो, बस अब हो गई संतुलित, ठीक है बच्चों। अब मैं एक आप लोगों को क्रिया देता हूँ, वो आप लोगों को करनी है, ठीक है। एक क्रिया देता हूँ, वो आप लोगों को इसी मेथड से, दोनों क्रियाओं को आप लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हल करना है, ठीक है। इतना याद रखना है, इसमें H2 उपस्थित है तो अलग से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन विधि से पहले हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे कि अगर H2 उपस्थित है क्रिया में तो हम इसको दोबारा से हल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों को हल करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, मतलब होती है इस वीडियो संबंध है, तो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। मैं आप लोगों की सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद।